कमरा नंबर 309, जहां सन्नाटा भी चीखता है। होटल ग्रैंड इंपीरियल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 309 में एक अलग ही कहानी चल रही थी। यहाँ की हवा में कुछ भारीपन था, एक अजीब सी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। होटल का स्टाफ भी इस कमरे के पास से गुजरते हुए थोड़ा सहम जाता था। कहते हैं कुछ जगहों की अपनी एक किस्मत होती है। इस कमरे की किस्मत में शायद अंधेरा लिखा था। इस कमरे में पिछले 2 दिनों से कोई हलचल नहीं हुई थी। न कोई बाहर आया, न किसी ने कुछ मंगवाया। होटल के मैनेजर को चिंता हुई। उसने कई बार फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैनेजर ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, कुछ तो गड्ढ देचा है। दोपहर का वक्त था पर कमरा नंबर 309 के आसपास शाम जैसा माहौल था। मैनेजर ने मास्टर की से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो अंदर से बंद था। चेन लॉक लगा हुआ था। अब तो शक यकीन में बदलने लगा। दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब जो भी अंदर है वो अपनी मर्जी से है, या फिर उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। मैनेजर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। अब ये मामला होटल की इज्जत से कहीं ज्यादा बद्दा हो चुका था। पुलिस के आने तक उस गलियारे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हर कोई बस उस बंद दरवाजे को देख रहा था, जैसे वो कोई दरवाजा ना हो बल्कि किसी नाटक का पर्दा हो जिसके उठने का सब इंतजार कर रहे हो। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अंदर क्या है, अंदर कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, दरवाजा अंदर से बंद क्यों है। पुलिस की टीम आई। इंस्पेक्टर राघव ने माहौल को समझा, भीड़ को पीछे हटाया। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, उसने शांत आवाज में कहा। 2 कांस्टेबलों ने मिलकर दरवाजे पर जोर लगाया। लकड़ी के चरमराने की आवाज आई और फिर खटाक की तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सबके सब सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। वो होटल का मेहमान था, कोई बड़ा बिजनेसमैन। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सोते सोते ही चला गया हो। कोई जख्म नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस एक ठंडा बेजान शरीर। राघव उन्हीं निशानों को ढूंढने आया था। उसने सबको बाहर रहने का इशारा किया और अकेले कमरे में दाखिल हुआ। राघव की नजरें एक शिकारी की तरह कमरे का कोना कोना छान रही थीं। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। कोई बाहरी इंसान अंदर कैसे आ सकता है? ये सवाल किसी पहेली की तरह उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने फर्श को ध्यान से देखा। लाश से कुछ दूर एयर कंडीशनर के वेंट के ठीक नीचे फर्श पर थोड़ा पानी फैला हुआ था। ये पानी का छोटा सा धब्बा राघव को किसी बड़े राज का दरवाजा लग रहा था। उसने लाश के पास बैठकर उसे ध्यान से देखा। शरीर पर कोई निशान नहीं था। जहर हो सकता है, लेकिन जहर दिया कैसे गया? कमरे में खाने पीने की कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कुछ मिलाया जा सके। राघव ने अपनी नजरें फिर से उस ऐसी वेंट पर टिका दी। कुछ तो था वहां, कुछ ऐसा जो आंखों से ओझल था। उसे लगा जैसे वो वेंट उसे घूर रहा है, उसे चुनौती दे रहा है। इंस्पेक्टर राघव ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसने कहा, इस कमरे की हर चीज एक कहानी कह रही है, हमें बस उसे सुनने की जरूरत है। उसने सबसे पहले दरवाजे की जांच की। चेन लॉक मजबूती से लगा हुआ था, उसे बाहर से लगाना नामुमकिन था। इसका मतलब या तो कातिल कमरे के अंदर ही था और फिर गायब हो गया, या फिर उसने कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो किसी ने सोचा भी न हो। इसके बाद राघव खिड़की के पास गया। तीसरी मंजिल की खिड़की। बाहर कोई बालकनी नहीं थी, नीचे सीधा फुटपाथ था। यहाँ से किसी का चढ़कर आना या उतर कर जाना स्पाइडरमैन के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। खिड़की भी अंदर से मजबूती से बंद थी। राघव ने शीशे पर जमी धूल को देखा। उस पर कोई निशान नहीं था, मतलब साफ था, कातिल न दरवाजे से आया न खिड़की से। राघव ने एक कुर्सी ली और उस एसी वेंट के पास खड़ा हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वेंट के अंदर कुछ अजीब सा चमक रहा था। एक पतली सी प्लास्टिक की पाइप का टुकड़ा था। वो वहां क्या कर रहा था? ये पाइप होटल के सिस्टम का हिस्सा नहीं लग रहा था। राघव ने चिमटी से उस पाइप को बहुत सावधानी से बाहर निकाला। वो लगभग 2 फुट लंबा था। उसके एक सिरे पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगा था। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने फर्श पर गिरे पानी का सैंपल लिया,
हवा का सैंपल लिया और उस पाइप को एक सील बंद बैग में रख दिया। राघव ने टीम को निर्देश दिया, मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, खासकर उस पाइप की। पता लगाओ कि उस पर क्या लगा है और वो पानी कहां से आया। राघव को यकीन था कि इन सैंपल्स की रिपोर्ट आते ही आधी गुत्थी सुलझ जाएगी। कातिल ने सोचा होगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन वो एक गलती कर गया। वो अपने पीछे सबूत छोड़ दिए गया। अब बारी थी पूछताछ की। इंस्पेक्टर राघव ने होटल के मैनेजर से कहा, मुझे उन सभी स्टाफ की लिस्ट चाहिए जो पिछले 2 दिनों में इस फ्लोर पर ड्यूटी पर थे। मैनेजर ने कांपते हाथों से लिस्ट थमा दी। राघव ने एक एक कर सबसे बात करना शुरू किया। हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था, हर कोई खुद को बेकसूर बता रहा था। लेकिन राघव जानता था, भीड़ में ही कहीं कातिल छिपा होता है। तुमने आखिरी बार कमरा नंबर 309 में कब सफाई की थी? राघव ने एक जवान लड़के से पूछा। सर, 2 दिन पहले सुबह। उसके बाद साहब ने डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दिया था। हम अंदर नहीं गए। उस दिन कुछ अजीब लगा तुम्हें? मेहमान का बर्ताव कैसा था? राघव ने अगला सवाल दागा। नहीं सर, वो तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मुझसे पानी की एक बोतल ली और बस। अगला नंबर रूम सर्विस वाले का था, फिर सिक्योरिटी गार्ड का। सबने लगभग एक जैसी ही कहानी सुनाई। मेहमान शांत स्वभाव का था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं। वो अपने काम से काम रखता था। राघव सबकी बातें सुन रहा था, पर उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। वो उस पाइप के बारे में सोच रहा था। पूछताछ के दौरान राघव की नजर एक मैकेनिक पर पड़ी थी। उसका नाम था विनोद। वो होटल में एसी और वेंटिलेशन का काम देखता था। जब राघव ने उससे सवाल किया तो वो कुछ ज्यादा ही घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, वो नजरें चुरा रहा था। तुम कल कहां थे? राघव ने सीधा सवाल किया। सर, मैं तो यहीं था, 4थे फ्लोर पर एसी ठीक कर रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। राघव को अपना पहला संदिग्ध मिल चुका था। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, इस पर नजर रखना। जांच अब 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ इंसानों से पूछताछ चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेजान चीजें अपनी कहानी सुना रही थीं। फॉरेंसिक लैब से पहली रिपोर्ट आई। फर्श पर जो पानी मिला था वो साधारण पानी नहीं था, उसमें बर्फ के पिघलने के अंश थे। मतलब किसी ने वेंट के अंदर बर्फ रखी थी जो बाद में पिघलकर पानी बन गई। मैं वापस कमरा नंबर 309 में गया, फिर से उस वेंट के पास खटीठा हो गया। मैंने सोचा, अगर कातिल ने पाइप का इस्तेमाल किया तो उसे वेंट के अंदर कैसे डाला होगा? जरूर कोई रास्ता होगा। मैंने होटल के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाया। ब्लूप्रिंट देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं अपनी टीम के साथ छत पर बने उस सर्विस रूम में पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन वो ताला नया लग रहा था। मैंने ताले को ध्यान से देखा। उस पर कुछ खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे हड्डबद्दी में खोलने या बंद करने की कोशिश की हो। ताला तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर सारी कहानी साफ होने लगी। अब मेरे दिमाग में पूरी तस्वीर बनने लगी थी। कातिल छत पर आया। उसने सर्विस रूम का ताला तोड़ा। सेंट्रल डक्ट के जरिए उसने पाइप को कमरा नंबर 309 तक पहुंचाया। फिर उस पाइप से कुछ तो अंदर भेजा गया, लेकिन क्या? और उस बर्फ का क्या राज था? मुझे लगा कि मैं जवाब के बहुत करीब हूं। अब वक्त था होटल के सबसे भरोसेमंद गवाह से बात करने का, सीसीटीवी कैमरा। मैंने पिछले 48 घंटों की सारी फुटेज मंगवा ली, गलियारों की, लिफ्ट की और खासकर छत की तरफ जाने वाले रास्ते की। मेरी टीम घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड्ढाए बैठी रही। एक एक फ्रेम को ध्यान से देखा जा रहा था। अचानक एक कांस्टेबल चिल्लाया, सर ये देखिए। स्क्रीन पर रात के करीब 2 बजे का वक्त था। एक शख्स जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बैग था। वो बहुत तेजी में था। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था, जैसे उसे किसी के देख लेने का डर हो। मैंने फुटेज को जूम करने के लिए कहा। चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन उसके चलने का अंदाज और कपड़े वो कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। मैंने तुरंत मैकेनिक विनोद की फुटेज निकलवाई। दोनों के चलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। अब शक और भी गहरा हो गया था। मैंने विनोद से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया। इस बार अंदाज थोड़ा अलग था। विनोद, तुम कहते हो कि तुम उस रात 4थे फ्लोर पर थे?
लेकिन कैमरे में तो तुम छत की तरफ जाते दिख रहे हो। मैंने फुटेज उसके सामने रख दी। विनोद का चेहरा सफेद पर डीटीएच गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी। नहीं नहीं सर, ये मैं नहीं हूं, कोई और होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बुरी तरह फंस चुका था। झूठ के पांव नहीं होते और अब उसका झूठ लड्ड खद्दाने लगा था। जिस वक्त मैं विनोद से दिमागी खेल खेल रहा था, उसी वक्त फॉरेंसिक लैब से आखिरी और सबसे जरूरी रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट हवा और उस पाइप के सैंपल की थी। रिपोर्ट पढ़ते ही मेरी आंखें तन गईं। कमरे की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ये एक जहरीली गैस होती है। रिपोर्ट में आगे जो लिखा था, उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उस प्लास्टिक के पाइप के सिरे पर जो चिपचिपा पदार्थ मिला था, वो एक खास तरह के केमिकल का अवशेष था। जब ये केमिकल बर्फ के संपर्क में आता है, तो तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। अब सारी केडीडीडीहियां जुड़ डाट चुकी थी। अब उस पानी का राज भी खुल गया था। वो पानी उसी बर्फ के पिघलने से बना था, जिसका इस्तेमाल गैस बनाने के लिए किया गया था। कातिल ने सोचा था कि सुबह तक बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी और भाप बनकर उड्डीएच जाएगी, लेकिन थोड़ी सी नमी फर्श पर रह गई। उसकी यही छोटी सी भूल उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया। विनोद को गिरफ्तार करने की तैयारी करो। हमारे पास उसके खिलाफ सब कुछ है, सीसीटीवी फुटेज, उसके औजार और अब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। मेरी आवाज में एक संतोष था। एक पहेली जो नामुमकिन लग रही थी, अब सुलझ चुकी थी। विनोद को पूछताछ के लिए फिर से लाया गया। इस बार कमरा अलग था और मेरा अंदाज भी। मेज पर फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें रखी थी। विनोद की नजरें उन पर पड़ ढीं और उसका बचा खुचा हौसला भी टूट गया। विनोद, खेल खत्म हो चुका है, मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। एक मैकेनिक था, बहुत होशियार। उसे होटल के हर कोने की, हर पाइप की जानकारी थी। उसकी उस बिजनेसमैन से कोई पुरानी दुश्मनी थी, शायद पैसे का लेन देन था। उसने बदला लेने की सोची, एक ऐसा बदला जिसमें उसका नाम तक ना आए। मैंने एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। विनोद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। हाँ सर, मैंने ही किया है। उसने कबूल किया कि उस बिजनेसमैन ने उसके परिवार की जमीन हड़प ली थी और उसे बर्बाद कर दिया था। वो सालों से बदले की आग में जल रहा था। जब उसे पता चला कि वो बिजनेसमैन इसी होटल में ठहरा है, तो उसने ये योजना बनाई। तुमने सोचा कि तुम बहुत चालाक हो, मैंने कहा, लेकिन तुम भूल गए कि हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तुम्हारा सीसीटीवी में दिखना, तुम्हारे औजारों का मिलना और सबसे बढ़कर वो बर्फ जिसे तुमने गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया, उसी बर्फ के पिघले हुए पानी ने तुम्हारी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। विनोद अब बस रो रहा था। उसकी सारी होशियारी, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। अगली सुबह का सूरज जब होटल ग्रैंड इंपीरियल पर चमका, तो वो अपने साथ एक नई कहानी लेकर आया। कमरा नंबर 309 का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा था। अखबारों में मेरी होशियारी के चर्चे थे। कैसे एक नामुमकिन से दिखने वाले केस को मैंने अपनी सूझबूझ से सुलझा दिया। मैं अपनी जीप में बैठकर शहर की सड़कों को देख रहा था। मेरे चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, एक सुकून था। एक और फाइल बंद हो चुकी थी, एक और अपराधी सलाखों के पीछे था। मैंने सोचा, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो इंसान ही होता है। कमरा नंबर 309 को फिर से साफ किया गया। उसे एक नया नंबर दिया गया। शायद कुछ दिनों बाद उसमें कोई नया मेहमान आएगा, जिसे उस कमरे के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन उस कमरे की दीवारें हमेशा उस राज को